नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम, निवारक नज़रबंदी से आशय है। ए, किसी व्यक्ति के ऊपर लगे नज़रबंदी को हटाना। बी, गैर कानूनी कार्य पर व्यक्ति की गिरफ्तारी और जेल। सी, नज़रबंदी कानून में सरकार द्वारा कानून बनाकर ढील देना। डी, वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजने की प्रक्रिया ही निवारक नज़रबंदी का आशय है। निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम किसी व्यक्ति को 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 माह के बाद अगर किसी को रखना हो जेल में तो उसे एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। उसके बाद सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार ही उसे आगे भी बंदी बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के संविधान से। बी, अमेरिका के संविधान से। सी, कनाडा के संविधान से। डी, आयरलैंड के संविधान से। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, जो कि लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा सदस्य का चुनाव, विधानसभा सदस्य का चुनाव एवं पंचायत के सदस्य का चुनाव में जो जीत का फैसला होता है, यह प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ है जो कि ब्रिटिश के संविधान से लिया गया, जिसमें नाम है संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार और विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़े तो प्रश्न संख्या 3, नीति निदेशक तत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए, नीति निदेशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। बी, संविधान निर्माता समझते थे कि जनता इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। सी, संविधान निर्माता मानते थे कि निदेशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य नहीं करेगी कि इन तत्वों को गंभीरता से ले। डी, नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य लोगों का कल्याण है। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या बताना था? असत्य कथन। तो यहाँ पे क्या बताना था? असत्य कथन नीति निदेशक तत्व में। तो यहाँ पे असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी असत्य है, बाद बाकी ए, बी और डी सही है। सही कौन कौन सा है? तो नीति निदेशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है नीति निदेशक तत्व को। दूसरा भी सही है, जो कि संविधान निर्माता समझते थे कि जनता इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकार पर डालेगी। और वहीं तीसरा तो गलत था, ऑप्शन नंबर सी गलत, लेकिन चौथा सही है, जो कि नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना, अर्थात देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, भारत की संसद को। बी, सर्वोच्च न्यायालय को। सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। डी, भारत के राष्ट्रपति को। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों की पद से हटाने का अधिकार दिया गया है भारत के राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। ऑप्शन नंबर ए 1952 में। बी, 1965 में। सी, 1978 में। डी, 1983 में। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1983 में। वर्ष 1983 में भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली को विकसित किया गया। प्रश्न संख्या 6, देश के किसी भाग में सैनिक शासन लागू होने की स्थिति में संसद को संविधान के किस अनुच्छेद से शांति व्यवस्था हेतु किसी भी कानून को जायज करार देने की शक्ति प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के से। बी, अनुच्छेद 356 से। सी, अनुच्छेद 33 से। डी, अनुच्छेद 34 से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, क्योंकि यहाँ सी और डी दोनों इसका सही है। अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। देश के किसी भाग में सैनिक शासन लागू होने की स्थिति में संसद को संविधान के अनुच्छेद 33 और 34 से शांति व्यवस्था हेतु किसी भी कानून को जायज करार देने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 7, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस विषय को शामिल नहीं किया गया है।
ऑप्शन नंबर 1 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, बी सामाजिक कल्याण, सी परिवार नियोजन, डी कृषि, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई क्यों होगा, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 11वीं अनुसूची के संबंध में। 11वीं अनुसूची को संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किया गया। इस अनुसूची में बात करें तो कुल 29 विषय हैं, कुल 29 विषय को शामिल किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे जितना दिया गया है ये 4 गरीबी उन्मूलन, सामाजिक कल्याण, परिवार नियोजन और कृषि, ये 4 भी उसी में शामिल है। तो 11वीं अनुसूची में कौन कौन शामिल है, तो यहाँ पर 4 तो शामिल ही है, इसके अतिरिक्त 25 तो यानी कुल 29 शामिल है। इसे वर्ष 1992 में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 8, जब भारत का राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है तब ए वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, बी वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है, सी वह विधेयक पर न तो सहमति न तो अस्वीकृति देता है और न ही वापस लौटाता है, डी संसद से पारित विधेयक को खारिज कर देता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वह किसी विधेयक को संसद में को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। जब भारत का राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है तो वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा, बी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा, सी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा, डी 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया गया था। लेकिन याद रखिएगा इसे तो वर्ष 2014 में स्थापित किया गया, लेकिन वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया और वर्तमान समय में इस व्यवस्था में कॉलेजियम प्रणाली लागू है। प्रश्न संख्या 10, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 316 में, बी अनुच्छेद 317 में, सी अनुच्छेद 318, डी अनुच्छेद 319 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 316 में। संविधान के अनुच्छेद 315 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। वहीं 316 में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी वर्णन है। अगर वहीं बात करें तो अनुच्छेद 317 के संबंध में, तो अनुच्छेद 317 में किसी सदस्य को हटाने या निलंबन करने का जिक्र किया गया है। याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अगर राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 316 में। प्रश्न संख्या 11, राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, बी विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, सी राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है, डी विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ पर क्या बताना था, असत्य कथन। तो यहाँ पर असत्य कथन ऑप्शन नंबर सी है। बाद बाकी राज्यपाल के अध्यादेश के संबंध में ए, बी और डी सही है। पहला सही है जो कि विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्यपाल, वही विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब बात करें ऑप्शन नंबर डी भी सही है, जो कि विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर कौन था, ऑप्शन नंबर सी यानी सी गलत है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, बी स्विट्जरलैंड, सी आइसलैंड, डी डेनमार्क। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए
एक परियोजना को मंजूरी दी है जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। प्रश्न संख्या 13, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए विश्व व्यापार संगठन, बी विश्व पर्यटन संगठन, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी विश्व बैंक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व पर्यटन संगठन ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए प्रीति सिन्हा, बी अजय माथुर, सी प्रवीण सिन्हा, डी भव्या लाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भव्या लाल। भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को नासा द्वारा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए 3 जून, बी 26 जुलाई, सी 14 अगस्त, डी 16 अगस्त, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त। भारत में 14 अगस्त को विभाजनकारी विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत एवं हिंसा के कारण लाखों लोग विस्थापित हो गए। तो विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, डी नीति आयोग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे दो है संस्था, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और नीति आयोग। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है। प्रश्न संख्या 17, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर 1 कपड़ा उद्योग, बी इस्पात उद्योग, सी मत्स्य उद्योग, डी चीनी उद्योग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग मित्रा का फुल फॉर्म जाने यहाँ पर, तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा की शुरुआत कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 18, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल विजेता कौन रही? ऑप्शन नंबर 1 कैरोलिना प्लिस्कोवा, बी सना मारिन, सी नाओमी ओसाका, डी एशले बार्टी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एशले बार्टी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की विजेता रही एशले बार्टी। यहाँ बात करें पुरुष एकल विजेता में तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, उसमें उपविजेता रहे मेटेओ बेरेटिनी इटली के। वही महिला एकल विजेता की यहाँ चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो वह है एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, और उप विजेता रहे कैरोलिना प्लिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य के। प्रश्न संख्या 19, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। यहाँ बता दूँ जो कि यह दूसरा संस्करण था ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरा संस्करण का उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका थीम की बात करें तो ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, वही टैगलाइन था बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी। पहला ग्लोबल बायो इंडिया की बात करें तो वह 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 20, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए नोएडा, बी वाराणसी, सी सूरत, डी भोपाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नोएडा। भारत सरकार ने नोएडा में एक भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की निर्णय लिए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एक छत्र निकाय होगा जिसके तहत देश के सभी विरासत संस्थान संचालित होंगे।
प्रश्न संख्या 21, जर्मन वाच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ। दूसरा है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां रहा। तीसरा है, वर्ष 2020 में भारत का स्थान 5वां था। ऑप्शन दिया गया है, एक केवल एक सही है, बी 1, 2, 3 सही, सी 1 और 2 सही, डी 2 और 3 सही, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। जर्मन वाच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में पहला कथन सही है, जो कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक रहा। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां रहा। वहीं वर्ष 2020 में भारत का स्थान 5वां था। प्रश्न संख्या 22, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डी व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 15 अगस्त 2021 को समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगर बात करें यहाँ समृद्धि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, अगर उद्देश्य की यहाँ चर्चा करें तो इसका उद्देश्य है भारत में स्टार्टअप एवं भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल मंच प्रदान करना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, देहरादून, बी भोपाल, सी मुंबई, डी बेंगलुरु, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 24, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी हिमाचल प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान शामिल नहीं है। यहाँ बात करें एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, वहीं ओडिशा और हिमाचल प्रदेश। इस सूची में कुल 28 राज्य शामिल थे, लेकिन 28 राज्यों में बिहार का स्थान 22वां और उत्तर प्रदेश का स्थान 20वां रहा। प्रश्न संख्या 25, ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देशों का सही क्रम है। पहला अमेरिका दिया गया है, दूसरा चीन, तीसरा है ग्रेट ब्रिटेन, चौथा जापान। कूट है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4, बी 1, 2, 4, 3, सी 2, 1, 3, 4, डी 2, 1, 4, 3, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में 4 स्थान पर रहने वाले, यहाँ बता दूँ इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 1, 2, 4, 3, क्योंकि ओलंपिक पदक तालिका 2020 में शीर्ष 4 देशों में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर ब्रिटेन रहे। और भारत का स्थान अगर बात करें तो भारत का स्थान 48वां रहा, जिसमें कि भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 7 ही पदक प्राप्त किए थे। पहले स्थान पर कौन है तो याद रखिएगा, इसमें अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा था जापान, चौथा था ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 26, पाक की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन नंबर ए, केरल, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने की घोषणा की है। बता दें ये डुगोंग के संबंध में, तो डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी जीव है। इसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 27, भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। ट्रेन का नाम क्या है? पहला ऑप्शन नंबर ए, सेवा एक्सप्रेस, बी सुरक्षा एक्सप्रेस, सी लाइफलाइन एक्सप्रेस, डी जनता एक्सप्रेस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइफलाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है। प्रश्न संख्या 28, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है? ऑप्शन नंबर ए, मनमोहन सिंह, बी प्रणब मुखर्जी, सी अमर्त्य सेन, डी रविंद्रनाथ टैगोर।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। यह एक कविता है। ए माइंड विदाउट फियर जो है यह एक कविता है जो 1910 में प्रकाशित हुई। इसका संग्रहण गीतांजलि में है। प्रश्न संख्या 29, काला नमक चावल महोत्सव 2020-21 का आयोजन किस स्थल पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थनगर, बी वाराणसी, सी सूरत, डी भोपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थनगर में। काला नमक चावल महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में आयोजित किया गया। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था और बात करें तो लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 30, रामसर सूची में किस देश से सर्वाधिक स्थल शामिल है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन। रामसर सूची में सर्वाधिक स्थल जो है वह ग्रेट ब्रिटेन का है, जिसमें कि कुल 175 ब्रिटेन के कुल 175 देश के 175 स्थल हैं रामसर सूची में। वहीं भारत की बात करें तो कुल 46। प्रश्न संख्या 31, किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए गोवा, बी केरल, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 32, देश के प्रथम राष्ट्रीय हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्थान में की गई? ऑप्शन नंबर ए एम्स दिल्ली, बी राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली, सी SCTIMST तिरुवनंतपुरम, डी नारायण हृदयाल अस्पताल बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी SCTIMST तिरुवनंतपुरम संस्थान में देश के प्रथम राष्ट्रीय हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 33, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर रखा गया। ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी खेल रत्न पुरस्कार, बी फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह खेल रत्न पुरस्कार, सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, डी महात्मा गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह बात करें इस पुरस्कार के संबंध में तो यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है खेल के क्षेत्र में, जिसकी शुरुआत 1991-92 में की गई। प्रश्न संख्या 34, विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बेउला गैब्रियल, बी रंजित सिंह डिसाले, सी किरण बीर सेठी, डी ओम प्रकाश मिश्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंजित सिंह डिसाले को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। प्रश्न संख्या 35, भारत 2020-25 में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोडमैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, बी जैव ईंधन बेहतर पर्यावरण, सी बेहतर वातावरण के लिए प्रोत्साहन, डी बेहतर वातावरण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। भारत 2020 से 25 में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विषय है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 36, ईगल अधिनियम किस देश से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी USA, डी ब्राजील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी USA। ईगल अधिनियम का संबंध USA से है। प्रश्न संख्या 37, सहकारिता विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में ऑनलाइन सब्जी बेचने की योजना शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी गया, डी भागलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। सहकारिता विभाग द्वारा बिहार के पटना जिले में ऑनलाइन सब्जी बेचने की योजना शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 38, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड भोग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का प्रथम मंदिर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा, बी देवरी मंदिर रांची, सी महावीर मंदिर पटना, डी वैद्यनाथ मंदिर देवघर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महावीर मंदिर पटना। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड भोग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का प्रथम मंदिर है महावीर मंदिर पटना। और पूरे भारत में बात करें तो यह है पूरे भारत में हो जाएगा आपका 9वां मंदिर है। प्रश्न संख्या 39, बिहार में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया? ऑप्शन नंबर ए 2 करोड़, बी 3 करोड़, सी 5 करोड़, डी 7 करोड़।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 करोड़। वर्ष 2021 में बिहार में 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 40, किस गांधीवादी विचारक और जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन बोधगया के समन्वय आश्रम में 2021 में हो गई? ऑप्शन नंबर ए द्वारिका भाई सुंदर रानी, बी हरिनारायण चौधरी, सी अरुण कुमार, डी मृदुला सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वारिका भाई सुंदरानी। द्वारिका भाई सुंदरानी जो कि गांधीवादी विचारक और जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे, जिनका निधन बोधगया के समन्वय आश्रम में 2021 में हो गया। प्रश्न संख्या 41, पटना आरा सासाराम सड़क को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया है। राजमार्ग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए NH 119A, बी NH 27B, सी NH 57, डी NH 2A। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NH 119A। पटना आरा सासाराम सड़क को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया, उसका नाम है NH 119A। बात करें प्रश्न संख्या 42, तो निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन को चुनना है। पहला है ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है। दूसरा, ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है। तीसरा है ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए केवल 3, बी केवल 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1 2 3, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1 2 और 3, तीनों कथन सही है। अर्थात ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है, ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है और ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है। प्रश्न संख्या 43, फैराडे के इलेक्ट्रोसिस का नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए धनायन की परमाणु संख्या से, बी आयनों के परमाणु संख्या से, सी इलेक्ट्रोडों के समतुल्य द्रव्यमान से, डी धनायन की गति से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से। फैराडे के इलेक्ट्रोसिस का नियम संबंधित है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक खगोलीय इकाई, बी द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर सीमा, सी समय के सबसे छोटा इकाई 1 सेक, डी लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए जो है ये सही नहीं है। यहाँ बात करें दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता क्या है, तो याद रखिएगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। वहीं दूसरा कथन सही है जो कि बी द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर सीमा, समय का सबसे छोटा मात्रक 1 सेक और लंबाई का सबसे न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर, लेकिन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। प्रश्न संख्या 45, तरंग के विस्थापन का मान निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए तरंगों के आयन पर, बी तरंगों के संचरण की दिशा पर, सी तरंगों की आवृत्ति पर, डी तरंगों के मध्य कालांतरण पर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि तरंग के विस्थापन का मान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें से तरंग के आयाम पर भी, तरंग के संचरण की दिशा पर, तरंग की आवृत्ति पर और तरंग के मध्य कालांतर पर, इन सभी पर निर्भर करता है तरंग का विस्थापन। प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़े, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की गति घटता है, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 47, श्यानता या विस्कोसिटी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ की श्यानता तेजी से बढ़ती है, बी तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता कम हो जाती है, सी श्यानता का ऐसा मात्रक पास्कल सेकेंड है, डी आदर्श तरल पदार्थ की श्यानता शून्य होती है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ दो कथन सही है, सी और डी। सी और डी सही है जो कि श्यानता का ऐसा मात्रक पास्कल सेकेंड होता है और आदर्श तरल पदार्थ की श्यानता शून्य होती है। वहीं बात करें यहाँ पर ए जो दिया गया है, तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ की श्यानता तेजी से बढ़ती नहीं, याद रखिएगा तेजी से घटती है। वहीं बी भी गलत है जो कि तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता कम हो जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, बी पायरिया, सी निद्रा रोग, डी काला जर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ जितना रोग है मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग और काला जड़ सभी के सभी प्रोटोजोआ जनित रोगी है। प्रश्न संख्या 49, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, डी जेनॉन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनॉन जो है, जेनॉन गैस जो है यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। प्रश्न संख्या 50, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए लाइकोपिन, बी कैरोटीन, सी विटामिन, डी फाइकोसाइनिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकोपिन। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है लाइकोपिन। इस प्रकार आज की 50 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी उसकी पूरी होती है यहीं पर, और वर्ग की समाप्ति होने की भी घोषणा यहीं पर करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर। मैं विकास, जय हिंद।